क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 करते हैं। व्हेन पीपल रिबेल, लोगों ने जब रिबेल किया, रिबेलियन मीन्स जब कोई गवर्नमेंट चल रही है या कोई किंग है उससे सेटिस्फाइड नहीं है लोग, तो वो रिबेल करते हैं कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे, या जो उनके ऑर्डर्स होते हैं उनको ब्रेक करना, ये सब होता है रिबेल करना। अब अंग्रेज़ों से परेशान थे इंडियंस बहुत टाइम से, छोटे से लेके बड़े तक, पीजेंट से लेके एक लैंडलेस पीजेंट से लेके और नवाब तक, हर कोई परेशान था। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थीं। टैक्सेस इतने ज़्यादा थे, पीजेंट्स दे नहीं पाते थे। उनके सिस्टम ऐसे थे टैक्स वसूल करने के कि वो रिजिड थे। दैट मीन्स कभी बारिश नहीं हुई, कभी सूखा पड़ गया, या कभी बाढ़ आ गई, किसी वजह से फसल ख़राब हो गई, तो उनके पास ये नहीं था कि हम थोड़ा रिलैक्सेशन कर दें। पीजेंट्स को देना पड़ता था मनी लेंडर से पैसे लेके। मनी लेंडर्स के वो साइकिल में फंस जाते थे लोन की, और फिर उनका जो उनके सदियों से चला आ रहा लैंड होता था वो भी हाथ से निकल जाता था। इस तरह से पीजेंट्स परेशान थे। सिपाही इसलिए परेशान थे क्योंकि इंडियन लोग आर्मी में तो भर लिए गए थे, लेकिन उसमें उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको छोटे लेवल पे ही रखा जाता था, क्योंकि हाई पोस्ट हमेशा वो इंग्लिश ऑफिशियल्स को देते थे, हाई सैलरी उनको पे करते थे, इनकी सैलरी कम होती थी, प्रमोशन नहीं मिलता था। सिपाही भी परेशान थे। सिपाही, पीजेंट सब एक फैमिली के, एक गांव के, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी जानते थे। हम देखते हैं कि 1857 में ये जो रिवोल्ट हुआ, ये इन सब की परेशानी के कारण हुआ। कैसे हुआ? मई 1857 में मैसिव रिबेलियन, यानी हर तरफ से इंडिया में रिबेल्स खड़े हो गए। उसके हम सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये मेरठ में, हम देखेंगे कि रीज़न क्या है। पॉलिसीज़ एंड द पीपल। नवाब्स सबसे पहले आते हैं। नवाब्स जैसे किंग्स, नवाब्स आपने अभी तक चैप्टर्स में पढ़ा किस तरह से किसी पे सब्सिडरी अलायंस लगा के, किसी के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, किसी में जैसे अवध का ये रीज़न देके कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, एक एक करके पावर के ज़रिए या किसी पॉलिसी के ज़रिए उन्होंने एक एक करके किंगडम्स और नवाब की नवाबी लेते गए। नवाब्स इस तरह से परेशान थे। अब पीजेंट्स एंड सिपाही की परेशानी आपको मैंने बताई। अब क्या था? रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। कुछ ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स किए यहाँ पे, जो उन्हें लगा समाज में कुछ गलतियाँ हैं, उन गलतियों को हटाया, जैसे सती प्रथा को हटाया। ये एक अच्छा स्टेप था, लेकिन उनको, जो इंडियंस हैं, उनको ये लगता था कि इन्होंने शुरू कर दिया हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर बीच में दखल देना। और सबसे बड़ा रीज़न था क्रिश्चियन मिशनरीज आती थी, वो क्रिश्चियंस बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ लालच दे के कैसे भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे यहाँ के लोगों को। अब पेरेंट्स को, घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, तो वो उन लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे कि हमें प्रॉपर्टी इसको नहीं देनी। लेकिन इन्होंने ऐसा रूल बनाया ब्रिटिशर्स ने कि जो क्रिश्चियनिटी में आएगा उसके ये प्रॉपर्टी के राइट्स कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत बड़ा कारण था लोगों की परेशानी का कि ये हमारे साथ हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में, हमारे कल्चर में दखलंदाजी कर रहे हैं। अब मेरठ में ये स्टार्ट कैसे हुआ? इमीडिएट रीज़न इसके अगर हम देखें तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सोल्जर को हैंग किया गया। उसको फांसी की सज़ा दे दी गई क्योंकि उसने अटैक किया था अपने ऑफिसर के ऊपर। ब्रिटिश का ऑफिसर था, उसके ऊपर अटैक किया था, इस रीज़न से उसको हैंग किया गया। सिपाहियों को गुस्सा तो था, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ें भी ऐड हुई। जैसे एक नई टाइप की कार्ट्रिजेज आई थी, जो बंदूक में गोली डाली जाती है, उसको दांत से खोलना होता था और फिर उसके बाद डालना होता था। जो ड्रिल होती थी उनकी, उसके अंदर वो इसको सिखाते थे इस तरह से डालना। तो इनको, जो हिंदूज थे, उनको एक डाउट आया, या ये र्यूमर था या ये सच्चाई थी, कि एक कार्ट्रिज के अंदर जो ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग ग्रीसिंग जिसे कहते हैं, वो काव फैट से हो रखी है। अब काव हिंदूज में खाना अच्छा, मतलब पाप माना जाता है, तो उनके धार्मिक भावना जो थी वो
इससे इफ़ेक्ट होती थी। तो उन्होंने इसको कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना किया। मुस्लिम्स को ये लगा कि इसके अंदर पिग फैट है, वो पिग नहीं खाते कभी, पिग को मुंह से लगाना उनके लिए उनके धर्म के अगेंस्ट है। तो वो इस बात पे पीछे हटे कि हमें ये कार्ट्रिजेस यूज़ नहीं करनी। अंग्रेज़ों को इस बात पे गुस्सा आया, उन्होंने रीज़न दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग तैयार नहीं हुए। सोल्जर्स के अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स और उसकी वजह से 85 सिपाहीज़ को डिसमिस कर दिया गया। रीज़न ये देखे कि आपने कहना नहीं माना अपने ऑफिसर्स का। इस तरह से ये जो सिपाही थे उनको भी एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो पहले से ही परेशान थे कि हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती, हमारे प्रमोशन नहीं बढ़ता, हमारी पोस्ट नहीं बढ़ती, ज़्यादा ऊंची पोस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के पास ही है। और फिर उसके बाद ये एक दो और बहुत सारे इस तरह के इंस्टेंसेस जो थे, उनमें से मेन ये थे। तो इसके कारण उन्होंने मेरठ के सिपाहियों ने, सोल्जर्स ने अपने एक आर्मी बनाई और उन्होंने वहाँ पे मेरठ में वो लिए, आर्म्स लिए और रातों रात पहुँचे ये दिल्ली। दिल्ली में क्यों पहुँचे? क्योंकि मुग़ल के पास एक बहुत बड़ा एरिया था, मुग़ल्स ने एक बहुत बड़ा एरिया राज्य किया था। तो इन्हें लगा कि एक हमें कोई ना कोई हेड चाहिए अपना इंडिया का। तो वो हेड उन्होंने देखा बहादुर शाह ज़फ़र में। बहादुर शाह ज़फ़र जो दिल्ली में लाल किला में रहता था, मुग़ल के हिसाब से वो राजा था उस टाइम का, लेकिन हालांकि उसके पावर्स नहीं थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि इसकी सुज़ेरेनिटी मान लेंगे सारे लोग, इसके अंडर में सारे राज्य अगर आज़ादी मांग के आज़ाद होके और एक मुग़ल डायनेस्ट इसके अंडर में, बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर में सब लोग एग्री कर जाएंगे और हमारा इंडिया हम वापस मांग सकेंगे ब्रिटिशर्स से। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने पहले तो मना किया क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड भी था, फिर उसे पता था कि अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत बड़ी पावर है, उनसे लड़ना आसान काम नहीं है। मना करने पर भी प्रेशराइज थोड़ा सा किया सिपाहियों ने, तो वो एग्री कर गए। बहादुर शाह ज़फ़र ने लेटर्स लिखे, बहुत सारे लोगों को लेटर्स भेजे गए कि अपना अपना राज्य इस तरह से रिबेल करके वापस लिया जाए पूरा इंडिया में। इस आवाज़ का फ़ायदा भी हुआ, लोगों के पास पहुँची ये न्यूज़ कि इस तरह से हम वापस लेंगे इनसे। तो झांसी की रानी और भी कई सब ने अपने राज्य वापस लिए। किस तरह से वापस लिए ये हम लेसन में डिटेल से करेंगे। और उन्होंने वापस लिए और ये एक 1857 का बहुत बड़ा रिवोल्ट माना गया। ब्रिटिशर्स परेशान आ गए, उन्हें यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। कुछ अंग्रेज़ जाके छुप गए, ऑफिसर्स वगैरह थे। उन्हें ये पता चल गया कि उनकी आर्मी जो है वो छोटी पड़ जाएगी इन लोगों के सामने, और वो उन्होंने एक तरह से चुप लगा गए। मई की बात है ये। बहुत सारे नवाबों ने अपनी नवाबी वापस ले ली। जिस तरह से झांसी की रानी वापस अपने महल में आ गई, उसने वहाँ का संभाल लिया एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सितंबर में, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के पास बड़ी पावर थी, उन्होंने रेनफोर्समेंट मंगाया ब्रिटिश से, मतलब इंग्लैंड से। उनकी सेना आई और उन्होंने इसका फाइट बैक किया। कंपनी फाइट्स बैक सितंबर 1857 में। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर केस चलाया गया, उसको गलत प्रूव किया और सेंटेंस कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और भेज दिया गया रंगून उसकी वाइफ के साथ। उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया। बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के ऊपर हथियार उठाए थे, उन सबको मारा गया। झांसी की रानी को मारकर जून 58 में उसका राज्य वापस अंग्रेज़ों ने लिया। इस तरह से जितने राज्य सब लोगों ने लिए थे अपने वापस, उनसे वापस ले लिए। अंग्रेज़ों के पास फिर पावर आ गई। इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने वापस जब अपनी पावर ले ली, उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए कि जिससे इस प्रकार का रिबेलियन दोबारा से ना हो। पहली चीज़ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन मीन्स जो भी वहाँ का राजा रानी रहेगा वो यहाँ का किंग या क्वीन माना जाएगा। वहाँ से एक, मतलब जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी एक नई नाम दिया गया उसको वायसराय का। वायसराय जो है
वो रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का, जो यहाँ पे रूल करेगा। और दूसरी चीज़ कि जितने नवाब्स वगैरह अब इंडिया में रह गए, जितने उन्होंने अभी तक लिए नहीं थे, उनको एश्योरिटी दी कि आपका राज्य आपसे छीना नहीं जाएगा, और लेकिन आपको ब्रिटिश को सुप्रीम पावर मान के उसके अंडर में आपको काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो इंटरफेरेंस था, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे ताकि लोग रिबेल ना करें। और भी कई चीज़ें थीं, जैसे ज़मींदार वगैरह थे, उनके भी जो राइट्स थे वो उनको दिए गए ताकि वो रिबेल की शुरुआत वहाँ से फिर से ना हो, पीजेंट्स की तरफ से। इस तरह से कुछ स्टेप्स अंग्रेज़ों ने लिए कि आगे से इस तरह का रिबेल ना हो। इसको हम करेंगे चैप्टर में डिटेल में। When people rebel, Chapter 5, 1857 and after. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, इंडियंस जो रिबेलियन किया, ये उसका शुरुआत होती है। पॉलिसीज एंड पीपल, उस टाइम ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज थी, लोगों के ऊपर उसका क्या असर था जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ। In the previous chapters, you looked at the policies of East India Company and the effect they had on different people. क्या क्या पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, किस तरह से वो पूरे इंडिया को लेते जा रहे थे, एक एक करके, एक एक नवाब, एक एक राजा को। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। ये सब लोग, राजा से लेकर और एक लैंडलेस पीजेंट्स तक, सब किस तरह से अफेक्टेड हो रहे थे। You have also seen how people resist policies and actions. लोगों ने किस तरह से इनकी पॉलिसीज को रेजिस्ट किया, मतलब उनके अगेंस्ट थे, क्या एक्शंस लिए दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। क्या एक्शंस थे जो ब्रिटिशर्स ने लिए जो उनके इंटरेस्ट को या उनके सेंटिमेंट्स को हार्म करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं नवाब्स का। नवाब लूज देयर पावर। सिंस द मिड 18th century, नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। उनकी पावर जो थी धीरे धीरे कम हो रही थी, राजाओं की और नवाबों की। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। उनकी अथॉरिटी, जो उनके राज्य में अथॉरिटी चलती थी, वो कम होती जा रही थी, उनका ऑनर कम होता जा रहा था। कैसे? रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स। रेजिडेंट्स लगा दिए गए थे कोर्ट्स में। राजा के दरबार में एक रेजिडेंट नाम के लोग बैठते थे जो ब्रिटिशर्स ने लगा रखे होते थे। ब्रिटिश के ऑफिशियल्स होते थे ये, और इनका काम क्या होता था, राजा के दरबार में बैठना और वहाँ पे देखना कि किस तरह से इस राज्य को लिया जा सकता है, उसका अंदाज़ा लगाना। तो ये रेजिडेंट्स जो किसी के दरबार में आके बैठते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये रूल बना दिया था कि हमारे रेजिडेंट्स आपके दरबार में बैठेंगे। द फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस्ड। रूलर्स की फ्रीडम इससे कम हो गई। देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड। आर्म फोर्सेस उनकी डिसबैंडेड हो गई थी, सब्सिडरी अलायंस लगा दिया किसी के ऊपर। एंड देयर रेवेन्यूज, और जो टैक्सेस एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट्स। धीरे धीरे रेवेन्यू, टेरिटरीज उनकी ब्रिटिशर्स के हाथ में जाती जा रही थी। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ने कोशिश करी कि बातचीत के जरिए कंपनी से अपने इंटरेस्ट को किसी तरह से बचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to kingdom after the death of her husband. जैसे नेगोशिएट करने की कोशिश करी थी रानी लक्ष्मीबाई ने बातचीत के जरिए कि उसके बेटे को, अडॉप्टेड सन जो था, गोद लिया हुआ बेटा जो था, उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाए उसके किंगडम का आफ्टर उसके हस्बैंड की जब डेथ हुई थी। तो उसने नेगोशिएट करने की कोशिश करी लेकिन सफल नहीं रहे। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनको उनके फादर की पेंशन दी जाए जब उनकी डेथ हो गई थी। इसके फादर की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा कि उनके जो पेंशन उन्हें मिला करती थी वो इसको मिलनी चाहिए। हाउएवर द कंपनी, कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, कंपनी को अपनी सुपीरियरिटी पर पूरा विश्वास था और मिलिट्री पावर्स पे विश्वास था, टर्न डाउन दीज प्लीज, इन रिक्वेस्ट को वो टर्न डाउन कर देते थे, मानते नहीं थे। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। जो इन्होंने जितनी टेरिटरीज छीनी राजाओं से, नवाबों से, एनेक्स की यानी हड़प ली, उनमें से अवध जो थी वो
लास्ट थी, वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज जो लास्ट में एनेक्स की गई थी। 1801 में अ सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। सबसे पहले तो इसके ऊपर सब्सिडियरी अलायंस लगाया गया एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, और 1856 में इन्होंने इसको ले लिया अवध को। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड, और इस पे डलहौजी ने क्या डिक्लेयर किया, दैट टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, कि यहाँ का गवर्निंग सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, मिसगवर्न हो रही है ये अवध, इसलिए हमने इसको लिया है। एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटिश रूल की यहाँ पे ज़रूरत है ताकि यहाँ का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, और मुगल डायनेस्टी जो चली आ रही थी उसको कैसे ख़त्म किया जाए ये भी कंपनी ने प्लान किया था। द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी जिन कॉइन्स को मिंट करती थी, कॉइन्स बनाती थी, उस पे से मुगल राजा का नाम उन्होंने हटा दिया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, 1849 में जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी तो फैमिली जो किंग की है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा और दूसरी जगह रहने की दे दी जाएगी दिल्ली में, लेकिन लाल किले में नहीं अब रहने दिया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal kingdom. 1856 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल किंग कहा जा रहा है। एंड आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, नन ऑफ हिज डिसेंडेंट, कोई भी उसके जो उत्तराधिकारी आएंगे, वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, उनमें से किसी को किंग भी पुकारा भी नहीं जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उनको सिर्फ प्रिंस तक कहा जाएगा, उससे आगे राजा का ओहदा नहीं दिया जाएगा। जबकि बहादुर शाह जफर के पास ही खुद राजा वाली पावर रह ही नहीं गई थी, उसका धीरे धीरे सब ले लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन उसके ऊपर भी एक ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसकी डेथ के बाद जो फैमिली है उसको मूव आउट करना पड़ेगा लाल किला से, और उसके बाद के कोई भी राजा नहीं कहलाएंगे, ये सिर्फ नाम का राजा रह गया था, तो आगे नाम का राजा भी नहीं चलेगा। द पीजेंट्स एंड सिपाहीज, पीजेंट्स और सिपाही किस तरह से परेशान थे इन द कंट्री साइड, गाँव की तरफ अगर हम देखें, पीजेंट और जमींदार जो थे वो परेशान थे क्योंकि हाई टैक्सेस थे, रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था। रिजिड मेथड का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कभी क्रॉप फेल हो जाए या बारिश अच्छी ना हो, क्रॉप कम हो तो टैक्सेस कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। टैक्सेस जो उन्हें पे करने होते थे वही पे करने होते थे, चाहे फसल कैसी भी हो। Many failed to pay back their loans to the money lenders, और उन्हें टैक्सेस कैसे ही मनी लेंडर से पैसे लेके देने पड़ते थे, और फिर क्या होता था, मनी लेंडर्स को वो वापस नहीं कर पाते थे, एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस, और वो लैंड जो उनके जनरेशंस से वो टिल करते आ रहे थे, जहाँ खेती करते आ रहे थे, वो उन्हें छोड़ना पड़ जाता था, उनके हाथ से निकल जाता था। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट, जितने सिपाही थे इंडियन उनके भी असंतोष का कारण था। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, क्योंकि इंडियन सिपाहियों को पे बहुत कम मिलती थी, अलाउंसेस या कंडीशन ऑफ सर्विसेज सब ये कम मिलता था, कंडीशन ऑफ सर्विसेज अच्छी नहीं होती थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स, कुछ नए रूल्स ऐसे बनाए गए, मोरोवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स, वो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज और बिलीव्स के ऊपर भी वो रूल्स जो थे वो उनको वायलेट करते थे, यानी उनकी धार्मिक भावना भी आहत होती थी। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? उन दिनों कुछ ऐसा था कि कंट्री में लोग ये बिलीव करते थे कि अगर सी क्रॉस किया तो उनका रिलीजन या उनकी कास्ट खराब हो जाएगी। So when in 1824 सिपाही were told to go to Burma by sea route, तो 1824 में जब ब्रिटिशर्स ने बोला यहाँ के सिपाहियों को बर्मा जाने के लिए सी रूट से, टू फाइट फॉर द कंपनी के लिए फाइट करने के लिए, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स, उन्होंने रिफ्यूज किया फॉलो करने को ये ऑर्डर। रीजन ये कि उन्हें समुद्र पार नहीं करना है, दो दे हैड एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट से जाने के लिए वो तैयार थे। दे वर सीवियरली पनिश्ड, तो उनको बहुत पनिशमेंट दी गई। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, ये इशू यहाँ खत्म नहीं हुआ, तो 1856 में कंपनी ने एक पास किया नया लॉ, जिसमें ये स्टेटमेंट दे रखा था कि हर न्यू पर्सन जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहता है कंपनी की आर्मी में, उसको एक चीज़ पे अग्री करना पड़ेगा कि उसे ओवरसीज जाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो, चाहे समुद्र पार करना पड़े, चाहे कुछ एग्रीमेंट पहले से होगा,
जॉब तभी मिलेगी जब वो एग्री करेगा कि वो कंपनी के कहने पर बाहर जाने को तैयार है सी रूट से भी। सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही कहाँ के होते थे? वो भी तो गांव के ही लोग होते थे, तो वो उन्हें ये भी पता था कि कंट्री साइड में, गांव में क्या हो रहा है। मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, कुछ उनमें से ऐसे थे जो पीजेंट से सिपाही बने थे, एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, और कुछ की विलेजेस में फैमिलीज रहती थी। सो द एंगर ऑफ पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पाइस। तो जो गुस्सा था पीजेंट्स में, जो परेशानी थी पीजेंट की, उसको सिपाही भी बड़ी जल्दी समझते थे, क्योंकि सिपाही और पीजेंट सब गांव के लोग ही होते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम वो समझा करते थे। तो एक ही फैमिली में ऐसा हो सकता था कि सिपाही भी है, पीजेंट भी है, तो सिपाही भी परेशान, पीजेंट भी परेशान, तो सबकी परेशानी का कारण ब्रिटिशर्स। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, और लोगों के जो क्यों परेशान थे उसका एक रीजन ये भी था कि जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे ब्रिटिशर्स ने, द ब्रिटिशर बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिशर ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिफॉर्म करना, वहाँ सुधार लाना ज़रूरी है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा जो चलती थी उसको रोकने के लिए उन्होंने लॉज बनाए। हालांकि हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छा काम किया था। एंड टू एनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज, विडोज की री मैरिज के लिए उन्होंने अलाउ किया, लॉज बनाए। इंडियन लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रोमोटेड, और इंडियन लैंग्वेज की एजुकेशन बढ़ा दी गई। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। 1830 के बाद कंपनी ने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो फ्रीली उनके एरिया जो उनका है उसके अंदर वो फंक्शन करें, एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, वहाँ पे मिशनरीज की लैंड और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इन 1850 अ न्यू लॉ वॉज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। एक नया लॉ पास किया गया जिससे कन्वर्जन आसान हो गया क्रिश्चियनिटी में। ये मिशनरीज होती थी, इनका एक मिशन होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया जाए, क्रिश्चियनिटी में लाया जाए। तो इंडियन जो कन्वर्ट होना चाहते थे तो उनकी फैमिलीज कई बार उसको पसंद नहीं करती थी, और वो उनको अपने जो उनकी जायदाद होती थी उससे वो बेदखल कर दिया करते थे, उनको हटा दिया करते थे कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ब्रिटिशर्स ने, यानी पेरेंट्स को या फैमिली को अगर ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि अपना रिलीजन छोड़ के हमारा बच्चा दूसरे रिलीजन में क्यों जा रहा है, तो वो उस बच्चे को कह देते थे कि हम तुम्हें प्रॉपर्टी अपनी नहीं देंगे। तो इसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया कि दिस लॉ अलाउड इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कि जो इंडियन कन्वर्ट हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर, तो उसको इनहेरिट करने में, अपनी प्रॉपर्टी मिलने में कोई रोक नहीं सकता। Many Indians began to feel that the Britishers were destroying their religion. तो इस बात पे बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Their social customs, जो भी कस्टम चले आ रहे हैं उनको खराब कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। There were of course other Indians who wanted the change existing social practices. कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो सोशल प्रैक्टिसेस जो चल रही थी यहाँ पे गलत, उनको रोकना चाहते थे। You will read more about these reformers and reform movement in chapter 7. इन रिफॉर्मर्स के बारे में और उन्होंने क्या क्या सुधार काम किए उसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, लोगों को कैसा लगता था, इसके अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, बता रखे हैं क्या उस टाइम पे चल रहा था। उसके बाद अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। एक म्यूटिनी, एक जब when soldiers as a group disobey their army officers in army, that is called mutiny. जब आर्मी ऑफिसर्स के ऑर्डर्स मानने को मना कर देते हैं सोल्जर, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी। तो एक म्यूटिनी किस तरह से पॉपुलर रेबेलियन बनी, कैसे एक म्यूटिनी शुरू हुई आर्मी में और वो एक पॉपुलर रेबेलियन बन गई पूरे इंडिया के लिए। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। स्ट्रगल्स तो चलती हैं रूलर्स और रूल्ड लोगों के बीच में, यानी राजा और प्रजा के बीच में कई बार स्ट्रगल्स होती हैं। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। कभी कभी ऐसी स्ट्रगल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस, कि पॉपुलर रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिट चलना एडमिनिस्ट्रेशन के। सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन,
कि जो ये पावर चल रही है, राज्य कर रही है, वो ब्रेक डाउन हो जाए। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे हैव कॉमन एनिमी। बहुत सारे लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि उनका एक कॉमन एनिमी है। कौन है? ब्रिटिशर्स। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम पे उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज। लेकिन ऐसे चीज के लिए कि एक साथ खड़े हो जाएं, अगेंस्ट हो जाएं, रिबेलियन कर दें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करके इनिशिएटिव लें, स्टार्ट करें उस चीज को एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, और अपना कॉन्फिडेंस शो करें कि किस तरह से सिचुएशन को चेंज करना है। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857 में ऐसी ही सिचुएशन डेवलप हुई। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 100 साल से जो ब्रिटिशर्स जीतते आ रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन, एक बहुत बड़ा रिबेलियन का सामना उन्हें करना पड़ा। दैट स्टार्टेड इन मई 1857 में ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और वो एक थ्रेट था इस कंपनी के लिए कि वो यहाँ क्यों प्रेजेंट है इंडिया में, इंडिया से उसकी प्रेजेंस हटाने के लिए था। सिपाहीज म्यूटिनीड इन सेवरल प्लेसेस, कई जगह सिपाही जो थे अगेंस्ट हो गए, उन्होंने रिबेल किया। बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, शुरुआत कहाँ से? मेरठ से। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। मेरठ में शुरू हुआ ये रिबेलियन और लोगों ने, अलग अलग सेक्शन के लोगों ने, अलग अलग सोसाइटी ने इसको ज्वाइन किया। सम रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियलिज्म, कुछ लोग इसको मानते हैं कि सबसे बड़ा ये आर्म्ड यानी हथियार के साथ रेजिस्टेंस था कॉलोनियलिज्म का इन द 19th century elsewhere in the world, कहीं भी वर्ल्ड में इतना बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, कैसे ये स्टार्ट हुआ? ऑन 29th March 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officer in बैराकपुर। बैराकपुर में अपने ऑफिसर के ऊपर अटैक किया था मंगल पांडे ने, तो उसको फांसी की सजा दी गई 29 मार्च 1857 में। Some days later, इसी के कुछ दिन बाद, some sepoys of the regiment at मेरठ refused to do army drill। आर्मी ड्रिल जो होती है उसके अंदर एक कार्ट्रिजेस यूज करते थे, बंदूक के अंदर डाले जाते हैं, जो गन के अंदर डाले जाते हैं कार्ट्रिजेस, उनको दांत से खोलना होता था और उसके अंदर यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेस को यूज करके वो ड्रिल करनी होती थी, विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद फैट ऑफ काउस। तो उसके ऊपर शक था कि इसके ऊपर कोटिंग जो है, ग्रीसिंग जो हो रखी है, वो काउ फैट से हो रखी है एंड पिग्स या पिग्स के फैट से। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और इन्होंने मना क्यों किया उस कार्ट्रिज को यूज करने के लिए? क्योंकि दांत से अगर खोलना है तो काऊ का मीट खाना हिंदूज के लिए एक पाप माना जाता है, सिन माना जाता है, और पिग्स को नहीं खाते मुस्लिम लोग, तो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट हो रहे थे इसको कार्ट्रिज को यूज करने के लिए। उन्होंने मना किया तो 85 सिपाहीज को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर, और इतनी हार्श सजा दी गई कि 10 साल की जेल कि उन्होंने ऑफिसर्स को डिसोबे किया। ये हुआ कब? 9 मई 1857 में। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब ये जो सोल्जर्स ने इसका रिस्पॉन्स दिया वो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी था। ऑन 10th में सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ, जेल में गए, रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज, जो इन सिपाहियों को बंद किया गया था उन्हें रिलीज किया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, अटैक किया और मार भी दिया कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशन, वहां से गन्स एंड एमिनेशन लड़ाई का सामान लिया एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश की बिल्डिंग्स में, प्रॉपर्टीज में आग लगा दी एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट फिरंगीज अंग्रेजों को कहते थे, तो फिरंगीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country। सोल्जर्स जो थे उनका विश्वास था कि वो खत्म कर देंगे इस रूल को कंट्री में, डिटर्मिनेशन उनकी ये थी, ये करेंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, अगर उनको रूल पे से हटाएंगे तो किसी और को कोई रूलर तो चाहिए। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और उनके आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो इस समय सिर्फ नाम का राजा रह गया था,
वो उनके दिमाग में आया कि बहादुर शाह जफर को मुगल एम्परर मानते हैं लोग, तो उसी को एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाए। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली। पूरी रात हॉर्स पे राइड करके ये दिल्ली पहुंचे। अर्ली आवर्स ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह पहुंच गए। एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, वो आए हैं यहाँ पे, उसकी न्यूज फैली। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन। जो रेजिमेंट्स दिल्ली में थी वो भी रेबेलियन, उन्होंने भी रेबेलियन कर दिया, वो भी अगेंस्ट हो गई। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एमिनेशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। जैसा मेरठ में हुआ था सेम चीज रिपीट हुई दिल्ली में। ऑफिसर्स को मारा गया, आर्म्स एंड एमिनेशन ले लिए और बिल्डिंग में आग लगा दी। ट्रायम्फेंट सोल्जर, ये जीत का भाव लेकर सोल्जर जो थे, गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के चारों ओर इकट्ठे हो गए। वेयर द बादशाह लेफ्ट, बहादुर शाह जफर जहाँ पे रहते थे वहां पे आ गए। डिमांडिंग टू मीट हिम, मिलना चाहते थे उससे। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर। एम्परर जो बहादुर शाह जफर, हालांकि नाम का ही एम्परर रह गया था, लेकिन इच्छा नहीं थी बहादुर शाह जफर की कि वो इतने ताकतवर ब्रिटिश पावर से को चैलेंज करे। बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, लेकिन सोल्जर्स ने जिद करी कि ये वो कदम उठाए। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस, वो गए अंदर एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर उन्होंने डिक्लेयर किया। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। एज पहले ही एम्परर की ज्यादा थी, उसे माननी पड़ी ये डिमांड। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. Emperor ने, बहादुर शाह जफर ने लेटर्स लिखे जितने चीफ्स और रूलर्स थे कंट्री के, कि वो सब सामने आए, ऑर्गेनाइज करें एक मिलजुल कर इंडियन स्टेट्स को, और फाइट करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। इसका असर बहुत हुआ। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. बहुत बड़े कंट्री के पार्ट पे मुगल डायनेस्टी रूल कर चुकी थी। Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of Mughal ruler. मुगल रूलर के बिहाफ पर ही ये चीफ्टेन्स और रूलर्स रूल किया करते थे। Threatened by the expansion of British rule, अब इनको दिखाई दे रहा था कि खतरा है ब्रिटिश रूल जैसे एक्सपैंड करता जा रहा है। Many of them felt that if Mughal emperor could rule again, बहुत सारे ने ये फील किया कि अगर मुगल रूलर दोबारा से रूल करेगा, they too would be able to rule their own territories once more, तो उन्हें भी अपनी टेरिटरी मिल जाएगी एक बार फिर से अंडर मुगल अथॉरिटी के अंडर। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन। उन्होंने सोचा कि ये डिस्टर्बेंस जो इशू ऑफ कार्ट्रिजेस का है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन, लेकिन जो बहादुर शाह जफर का डिसीजन था इस रिबेलियन में शामिल होने का, उसने चेंज कर दी पूरी सिचुएशन ड्रामेटिकली, पूरी तरह से। ऑफन व्हेन पीपल सी एन ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथूज्ड, और जब ये देखते हैं कि कोई चांस ऐसा बन रहा है तो उनके अंदर एक एंथुजियाज्म आ जाता है लोगों के अंदर। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, इससे उनके अंदर करेज आ जाती है, होप आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। द रिबेलियन स्प्रेड्स, अब ये रिबेलियन स्प्रेड कैसे हुआ? आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। ब्रिटिशर्स को जब यह हटा दिया दिल्ली से तो कुछ नहीं हुआ एक वीक तक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रैवल, एक वीक जैसे न्यूज ट्रैवल करने में टाइम लगा। देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगैन, और फिर उसके बाद एक के बाद एक म्यूटिनी शुरू हुई अलग अलग जगह पर। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड, एक के बाद दूसरे रेजिमेंट ने म्यूटिनी की। एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। और नोडल पॉइंट्स मतलब जहां से ये कंट्रोल हो रहा था वहां से दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में उन ट्रूप्स ने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर देन पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन रिबेलियन, टाउन्स और विलेजेस के लोग भी रिबेल करने लगे। एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, और लोकल लीडर्स के
चारों ओर पहुंचने लगे। जमींदार एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, जो तैयार थे कि अपनी अथॉरिटी बनाएंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव, नाना साहेब जिन्होंने पहले डिमांड करी थी कि मुझे पेंशन दी जाए, अडॉप्टेड सन थे वो लेट पेशवा बाजीराव के, हु लिव्ड इन नियर कानपुर, गैदर्ड आर्म फोर्सेस, उन कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने आर्मी इकट्ठी करी एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और वहां से ब्रिटिश गैरिसन जो बना हुआ था, सेना के रहने की जगह बनी हुई थी, उसे खत्म कर दिया, वहां से निकाल दिया। He proclaimed himself पेशवा, और अपने आप को वहां का पेशवा घोषित कर दिया। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर, और अपने आप को एक गवर्नर उन्होंने प्रूव किया कि वो डिक्लेयर किया एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर ही, लेकिन अपने आप को रखा। इन लखनऊ, बिरजस कदर, द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह का बेटा, जिस वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था वहां से नवाब की जगह से, तो उसका बेटा बिरजस कदर जो था वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, उसको नया नवाब घोषित कर दिया गया। ही टू एक्नॉलेज द सुजेरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, उसने भी माना कि वो भी रूल करेगा अंडर बहादुर शाह जफर। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसकी मदर जो थी बेगम हजरत महल यानी वाजिद अली शाह की वाइफ, उसने भी ऑर्गेनाइज किया अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इन झांसी। और झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल सिपाहीज एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से उसने भी लड़ाई करी। द जनरल ऑफ नाना साहब, वो नाना साहब का सेनापति था। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस, अब ब्रिटिशर्स जो थे नंबर उनका बहुत कम था रिबेल फोर्सेस के देखते हुए। दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स, बहुत सारी बैटल्स में वो इस कारण से हार गए। दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर गुड, इससे लोग खुश हो गए, उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो कोलैप्स कर गया हमेशा के लिए। एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक इन द प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन, और कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर कि वो भी ज्वाइन करे रिबेलियन को। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर, खास तौर पे अवध में बहुत पॉपुलर रिबेलियन शुरू हुआ। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने टेलीग्राम भेजा था टू हिज कमांडर इन चीफ को, एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश, कि वो किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे फियर। आवर मेन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज टू देम, कि हमारे मेन जो है वो बहुत कम हो गए हैं उनके सामने। एंड एंडलेस फाइटिंग, लगातार फाइटिंग चल रही है। एवरी विलेज इज हेड अगेंस्ट अस, हर विलेज हमारे अगेंस्ट है। द जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, जमींदार भी हमारे अगेंस्ट हो गए हैं। मेनी न्यू लीडर्स केम अप, कई नए लीडर सामने आए। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह एंड मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, एक मौलवी थे फैजाबाद के अहमदुल्ला शाह। दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, उन्होंने ये प्रोफेस किया कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये ब्रिटिश का रूल। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एंड रेज द ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, लोगों की इमेजिनेशन उन्होंने जगाई और बहुत बड़ी सपोर्ट मिली उनको। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, लखनऊ में आके उन्होंने फाइट करी ब्रिटिशर्स के साथ। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स, बहुत सारे गाजीज या जिसको हम रिलीजियस वॉरियर्स कहते हैं, केम टुगेदर टू वाइप आउट वाइट पीपल, वो सब इकट्ठे हो गए वाइट पीपल को यहाँ से हटाने के लिए। बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, एक बरेली से बख्त खान एक सोल्जर था, टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स, उसने भी चार्ज लिया, बहुत सारे फाइटर्स इकट्ठे किए। हु केम टू दिल्ली, ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, रिबेलियन का वो एक इंपॉर्टेंट लीडर बना। इन बिहार में एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. कुंवर सिंह ने ज्वाइन किया रिबेल को, सिपाहियों का, और लड़ाई करी ब्रिटिशर्स के साथ कई मंथ्स तक। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, इस फाइट को लीडर्स और फाइटर्स सबने ज्वाइन किया। अब क्या था, ये बहुत सारे
किंगडम्स वापस लेने की जो चल रही थी, ब्रिटिशर्स को भगाने की चल रही थी, ब्रिटिशर्स डर के मारे भाग गए थे, कुछ छुप गए थे। हुआ क्या, कंपनी फाइट्स बैक। अब अपनी पावर का तो कॉन्फिडेंस है ही, तो कंपनी ने कैसे फाइट बैक किया। अनर्ड बाय स्केल ऑफ द अपहेवल, ये अपहेवल जो मचा यहाँ पे, जो अपराइजिंग हुई उनके अगेंस्ट, तो उससे परेशान होके द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि उसे ये दबाना है रिवोल्ट पूरी ताकत से। इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से और उन्होंने रेनफोर्समेंट मंगाया, मतलब और अपनी पावर मंगाई, यानी सेना के रूप में। पास न्यू लॉज सो दैट रिबेल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, नए नए लॉज पास किए जिससे कि जिन्होंने रिबेल किया था उनको आसानी से कन्विक्ट किया जा सके, उनको सजा दी जा सके। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, और फिर कहाँ मूव कर गए वो, जो रिवोल्ट सेंटर्स थे, जहां जहां से रिवोल्ट हो रहे थे उस जगह पे वो पहुंचे अपने रेनफोर्समेंट लेके, अपनी सेना लेके, जो वहां से इंग्लैंड से आई थी। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857, 1857 में दिल्ली उन्होंने वापस ले ली। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड, बहादुर शाह जफर के ऊपर केस चला इन द कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आईज, उसके आंखों के सामने ही उनके बेटों को मार दिया गया। He and his wife बेगम जीनत महल were sent to prison in Rangoon in October 1858, 1858 में उनको प्रिजन में भेज दिया गया रंगून में। बहादुर शाह जफर died in Rangoon jail in November 1862, 1862 में उनकी डेथ हो गई। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. अब रिकैप्चर अगर कर लिया उन्हें दिल्ली को, तो ये नहीं था कि रेबेलियन खत्म हो गया था। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, अभी भी लोग रेजिस्ट कर रहे थे और बैटल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। 2 साल लगे इस पूरे मैसिव फोर्सेस के साथ रेबेलियन जो हो रहा था उसको दबाने के लिए। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, लखनऊ वापस लिया ब्रिटिशर्स ने 1858 में, मार्च में। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई जीती इन्होंने। तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट गुरिल्ला वॉर, तात्या टोपे जंगल में जाके छुप गए, गुरिल्ला वॉर करते रहे विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। ट्राइबल और पीजेंट लीडर के साथ मिलकर उन्होंने रिवोल्ट कंटिन्यू करा। ही वॉज कैप्चर्ड, बट फाइनली वो भी कैप्चर कर लिए गए। ट्राइड मतलब उन पे केस चला एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, 1859 में उन्हें भी मार दिया गया। Just as victories against British had earlier encouraged rebellion, जिस तरह से जो विक्ट्री मिलती जा रही थी अगेंस्ट ब्रिटिशर से जो लड़ाई कर रही थी, शुरू करी थी, रिबेलियन शुरू किया था, उसमें जीत मिलती जा रही थी, तो उससे पहले तो एनकरेजमेंट मिला था रिबेलियन को। द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस, लेकिन जो रिबेल फोर्सेस जब हारने लगे तो एनकरेज डिजर्शन, डिजर्शन मीन्स लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे इन रिबेल्स को। The British also tried their best to win back the loyalty of people. Britishers ने और अपनी वो कोशिश करी कि लोगों की लॉयल्टी जो है वो वापस वो जीत लें। They announced rewards for loyal landholders. Landholders जो उनके लिए लॉयल रहेंगे उनके लिए वो रिवॉर्ड्स रखते थे। Would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. और उन्होंने कहा कि ऐसे लैंड ओनर्स जो कि लैंड होल्डर्स जो उनकी बात मानेंगे, उनके साथ लॉयल रहेंगे, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स चले आ रहे हैं अपने लैंड्स के ऊपर वो बने रहेंगे। Those who had rebelled were told that if they submitted to British, जिन्होंने रिबेल किया था, कहा अगर ब्रिटिशर्स के आगे आके सब वो कर देते हैं, अपने आप को सबमिट कर देते हैं, and if they had not killed any white people, अपनी गलती मान लेते हैं और वाइट पीपल को अगर उन्होंने नहीं मारा है तो दे वुड रिमेन सेफ, वो सेफ रहेंगे, एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और उनके जो क्लेम्स हैं लैंड के लिए और जो राइट्स हैं वो उनको कोई नहीं मना किया जाएगा। ये थी कोशिश कि विश्वास बनाए रखा जाए जमींदार और लैंड होल्डर्स के साथ। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड। इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स, राजा जिन्होंने इनका विरोध किया था, जो ये इस 1857 के रिवोल्ट में शामिल थे, उनके ऊपर केसेस चलाए गए और उनको हैंग किया गया।
आफ्टरमैथ्स ये है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इसको रिएक्ट कैसे किया इस रिबेलियन के लिए। एक ही रिएक्शन तो देख लिया कि वापस उसको ले लिया, कितने हार्श तरीके से वापस लिया। अब उसके बाद कुछ ऐसा डिसाइड किया कि आगे ऐसा रिबेलियन ना हो। The Britishers had regained control of the country by the end of 1859. 1859 तक इनके पास कंट्रोल वापस पूरा इंडिया का आ गया, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो सेम पॉलिसीज के साथ अब ये रूल नहीं कर सकते थे। Given below are the important changes that were introduced by British. कुछ नीचे चेंजेस दिए गए हैं जो इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिशर्स ने। The British Parliament passed a new act in 1858. 1858 में एक नया रूल पास किया गया and transferred the power of the East India Company to the British Crown. और ईस्ट इंडिया की कंपनी की पावर जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई, यानी ब्रिटिश जो भी रानी या राजा राज्य करेगा उसका राज्य चलेगा इंडिया में। In order to ensure a more responsible management of Indian affairs, जिससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज हो जाए इंडियन अफेयर्स। A member of British cabinet was appointed Secretary of State of India. ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर को यहाँ का सेक्रेटरी बना दिया जाता था and made responsible for all matters related to the governance of India. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारे मैटर्स को हैंडल करना जो गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है इंडिया के। He was given a council to advise him. एक काउंसिल उसे दी गई, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उसे एडवाइस करेंगे। Called the India Council. India Council नाम की वो काउंसिल थी। The Governor General of India was given the title of Viceroy. और गवर्नर जनरल जो इंडिया का था उसका टाइटल चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया। That is a personal representative of Crown. इसका मीनिंग क्या है कि वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का, यानी क्राउन के बिहाफ पे, यानी जो भी किंग या क्वीन है उसके बिहाफ पे वो यहाँ रूल कर रहा है। Through these measures, the British government accepted directly responsibility for ruling India. इन मेजर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि वो डायरेक्टली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रूलिंग करेगी इंडिया में। सेकेंड चीज थी ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड। जितने रूलिंग चीफ्स रह गए थे उनको एश्योर किया गया कि देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, कि उनकी टेरिटरी अब नहीं हड़पी जाएगी। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर एयर्स, और वो अपना किंगडम अपने उत्तराधिकारियों को, अपने बेटों को दे सकते हैं, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स, चाहे वो अडॉप्टेड हो तब भी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा दिया गया। However, they were made to acknowledge the British Queen as a sovereign paramount. लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश क्वीन जो है वो यहाँ की पैरामाउंट है। पैरामाउंसी का मतलब कि हेड जिसे मान लेना, कि आप रूल तो करेंगे लेकिन आप किसके अंडर में रहेंगे, ब्रिटिश क्वीन के। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of British Crown. तो जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें अपना होल्ड करना है किंगडम, एक अपने आप को सबॉर्डिनेट मान के ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे जैसे वो रूल कर रहे हो इस तरह से रूल करना है, यानी सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स की रहेगी। It was decided that the proportion of Indian soldier in the army would be reduced. और म्यूटिनी अभी हुई थी, इसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया कि नंबर ऑफ सिपाही जो है, सोल्जर जो है वो कम किए जाएंगे, इंडियंस कम रखे जाएंगे, एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज, यूरोपियन को बढ़ा दिया जाएगा। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar and Central India and South India, जहाँ से रिवोल्ट हुए थे अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया, वहाँ से सोल्जर्स नहीं लिए जाएंगे। मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग गोरखा, सिख्स एंड पठान्स। जो ज़्यादा अगेंस्ट नहीं थे गोरखा, सिख या पठान, उनमें से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगा, ज़्यादा सोल्जर्स को जॉब दी जाएगी। The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. लैंड और प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की ज़्यादा कॉन्फिस्केट की गई, हड़प ली गई, छीन ली गई लार्ज स्केल पे, कि उनको ट्रीट ऐसे किया गया एक शक के साथ और एक दुश्मनी के भाव के साथ। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन इन अ बिग वे, कि यही रिस्पॉन्सिबल हैं रिबेलियन के एक बड़े तरीके से। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अब से जितने कस्टम्स चले आ रहे हैं, रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस जो चली आ रही हैं, उसको भी रिस्पेक्ट देंगे, यानी उन्हें फॉलो करने देंगे, उसके अंदर दखलंदाजी अब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इससे डर हो जाता है कि रिबेल फिर से ना हो जाए।
Policies were made to protect landlords and zamindars and gave them security of rights over their lands. वो पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जिससे लैंडलॉर्ड्स या जमींदार को सिक्योरिटी मिले कि उनका राइट ओवर देयर लैंड जो है वो बना रहे. इसलिए इस तरह से thus a new phase of history began in after 1857. इस तरह से 1857 के बाद एक नई तरीके से एक नया फेज शुरू हुआ हिस्ट्री का. So this was the chapter. I hope it is clear. Thank you.